आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से आपका टॉपिक नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंट कम्स टू यूरोप। और मालूम है आपको यूरोप क्या है? हमारा एक कंटिनेंट है कि नहीं? जैसे हमारा एशिया है उसी प्रकार से हमारा एक यूरोप है। तो यूरोप के अंदर भी हमारे छोटे मोटे कंट्री हैं, जैसे जर्मनी हो गया, जापान जर्मनी हो गया, इटली हो गया, उसके बाद फिर आपका फ्रांस हो गया, है कि नहीं? चलिए, हाँ, बेल्जियम हो गया। ये सारा कुछ हमारा जो है कंट्री है छोटा मोटा यूरोप का। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर यूरोप के अंदर किस प्रकार से प्रिंट टेक्नोलॉजी आया, है ना, यानी कि मशीन आया किस प्रकार से, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो टॉपिक का हेडिंग आप डाल सकते हैं अबाउट मार्को पोलो एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रिंट कल्चर, यानी कि अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? मार्को पोलो के बारे में। यानी कि मार्को पोलो कौन था इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। साथ ही साथ इन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया प्रिंट कल्चर में, यानी कि प्रिंट को उत्पन्न करने में, प्रिंटेड मटेरियल को बनाने में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, प्रिंट टेक्नोलॉजी को लाने में इनका क्या महत्व था, है ना, क्या रोल था, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्को पोलो के बारे में आप जान लीजिए। मार्को पोलो वॉज अ ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर, यानी कि ये बिलोंग करते थे कहाँ से? इटली से। और ये बहुत बड़ा इटालियन एक्सप्लोरर था, मतलब कि ये थोड़ा बहुत ना घूमने फिरने में ज़्यादा मगन रहते थे, यानी कि चीज़ों के बारे में घूमते फिरते थे और उसके बारे में एक्सप्लोर करते थे, यानी कि खोजते रहते थे, है ना। मतलब कि थोड़ा सा जिज्ञासा वाला आदमी था। कोई चीज़ अच्छा दिख गया उसके बारे में खोजबीन करो भाई, इस प्रकार का ये आदमी था। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि घूमने फिरने में मगन रहता था, और जहाँ घूमने फिरने के लिए गया कुछ नया दिख लिया उसके बारे में ये लोग खोज भी करते थे, ठीक ना। मार्को पोलो, बात समझ में आ गया? तो मार्को पोलो बेसिकली हमारा एक ऐसा इंसान था जो कि इटली से बिलोंग करता था, और ये इटली का बड़ा ही एक्सप्लोरर था, बहुत बड़ा एक्सप्लोरर, मतलब कि हर चीज़ों के बारे में ये खोजबीन करता था जो इनको अच्छा लगता था, ठीक ना। आगे इनका कंट्रीब्यूशन क्या था भाई, इसके बारे में जानिए। इन 1925 मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, यानी कि एक समय का बात है, मार्को पोलो को लगा कि हमको जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि चीज़ों को समझने के लिए, खोजने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमको घूमना चाहिए। तो ये घूमते 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 कहाँ चल गए? चाइना चल गए। और चाइना में बहुत प्रकार का इन्होंने खोज किया उस समय पे, और खोज करने के बाद अब इनको लगा कि अपना देश लौट जाना चाहिए। तब जाकर 1925 में मार्को पोलो जो है इटली वापस आ गया। कहाँ से? चाइना से, 1925 में, ठीक है। तो 1925 में ये मार्को पोलो जो थे अपने देश यानी कि इटली आ गया। बहुत ही लंबे समय के बाद आए थे ये चाइना में उस समय पे खोजबीन अपना जो करना था वो कर रहे थे। उसके बाद ही ब्राउड द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग विथ हिम। अच्छा, पिछले वाले कुछ क्लासों का आप बात कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में लाइए। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यह बताया कि चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, याद आ रहा है कुछ? वहाँ पे यानी कि जो पेपर होता था ना, वो दिखने में लगता था लकड़ी का ही सीट, है ना, लेकिन वो होता था कैसा? पेपर। थोड़ा बहुत खुरदरा भी होता था और पोरस भी होता था, याद कीजिए, पतला के साथ साथ पोरस भी होता था, नहीं कि उसमें ना थोड़ा बहुत आर पार आपको छेद देखने को मिल सकता था। हाँ, इस बुक में भी आपका दिया हुआ था, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप इसका देखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं डायमंड सूत्रा। हालांकि डायमंड सूत्रा तो जापान का था, लेकिन ऐसा ही होता था। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इस बात को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि चाइना से ही प्रिंट कल्चर कहाँ गया? जापान गया। और चाइना से ही कहाँ गया? इटली गया। यानी कि इटली गया मतलब कि पूरे यूरोप में चला गया। और इटली क्या है आपका? यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है कि नहीं? तो चाइना में पहले क्या था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, यानी कि लकड़ी रहता था और वो देखने में थोड़ा सा पेपर के जैसा ही लगता था, उसको ही कहा गया है वुड ब्लॉक, है ना। उसी के ऊपर हाथ से डिजाइन बनाना, लिखना, ये सब चीज़ होता था। तो वो वाला टेक्नोलॉजी जो है ना, ये मार्को पोलो चाइना से लेके कहाँ चला गया? अपने देश इटली लेके चला गया। यानी कि बेसिकली कहाँ पे लेके चला गया? यूरोप लेके चला गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चाइना से क्यों लेके गया? क्योंकि चाइना में खोजबीन कर रहा था। चाइना में इनको दिख गया कि अच्छा यहाँ पे ऐसा चलता है, तो इसको अपने साथ लेके चलो, ये आइडिया हम लोग अपने कंट्री में भी इसको लागू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ इन इटली बुक्स स्टार्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो जैसे ही मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, वो लोग मार्को पोलो ने इस कॉन्सेप्ट को लेके गए वो इटली, वहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पे भी प्रिंटिंग करना चालू हो गया और वहाँ के लोगों ने भी प्रिंट करना शुरू किया। और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीता, वहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, वुड ब्लॉक के बाद हमारा पेपर वाला दौर आ गया जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? ठीक है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि मार्को पोलो कौन थे, तो आप बोलिएगा क्या, ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर थे। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था भाई, कंट्रीब्यूशन ये था कि वो चाइना में खोजबीन करने के लिए गए थे, और खोजबीन करने के बाद अच्छे लंबे समय के बाद वो 1925 में अपने देश इटली वापस आ गए। लेकिन जब वो चाइना से वापस आए अपने देश, तो अपने साथ क्या लेकर आए थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। यानी कि चाइना में जिस प्रकार से पहले लकड़ी के ऊपर लिखा जाता था ना, वो वाला तरीका वो अपने साथ लेकर आए थे, और उस तरीके को उन्होंने अपने देश इटली में अलग अलग जगहों पर लोगों को बताया, और वो ज़्यादा फेमस हो गए। वहाँ पे लोग बुक को अलग अलग तरीके से छापने लगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो बाद में वहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन वाला भी आया होगा युग। ठीक है, आगे यहाँ तक तो आपने समझ लिया इसके बारे में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग चालू होता है, हैंड रिटेन मनुस्क्रिप्ट्स ऑर्गेनाइज्ड विद देयर एक्सपेंडेड डिमांड। ये क्या है भाई, इसके बारे में जानिए। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि जो हाथ से लिखा जा रहा है, जो हाथ से लिखा जा रहा है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। यानी कि इसका जो डिमांड है बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था भाई, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप began exporting books to many different countries। अब देखिए ध्यान से, हम लोग तो बेसिकली ऐसे दौर के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर में जहाँ पे कि पूरी तरीके से प्रिंट कल्चर फैलने वाला है, यानी कि प्रिंटिंग मटेरियल जो है वो फैलने वाला है हर जगह पर। यानी कि हर एक जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आपको प्रिंटिंग मटेरियल देखने को मिलेगा। तो दुनिया में अलग अलग जगहों पर जैसे जैसे बुक का शौक लोगों को चढ़ा, है ना, यानी कि बुक को पढ़ना, उसके बारे में जानना, अच्छे अच्छे लोग क्या लिख रहे हैं उसके बारे में जानना, जैसे जैसे लोगों का ये ज़रूरत बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हो गया, डिमांड भी बढ़ने लगा। किसका, बुक का। लोग क्या खोज रहे थे, बुक खोज रहे थे पढ़ने के लिए, है ना। फालतू टाइम में लोग बैठे हुए हैं, तो फालतू का समय बर्बाद करने से वो लोग चाहते थे कि भाई कुछ पढ़ लिया जाए, बड़े बड़े कवि का कविता लिख पढ़ लिया जाए, बड़े बड़े फिलोसफर का फिलोसॉफी पढ़ लिया जाए, वो कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ा, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जैसे जैसे लोग पढ़ना चालू किए, वैसे वैसे बुक का डिमांड भी यहाँ पे बढ़ने लगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ने लगा लोगों का, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगैन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। तो जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ने लगा, वैसे वैसे यूरोप के बुक सेलर्स यानी कि जो किताब बेचते थे, वो लोग क्या करने लगे, बुक को अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगे, यानी कि बेचने लगे। भाई तुमको ज़रूरत है, हम भेज रहे हैं, तुम जाके खरीद लेना, है ना। ये चीज़ उस समय पे होता था। कोई दिक्कत यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे भी जो यूरोप का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि यूरोप में भी बहुत हद तक बुक का शौक लोगों को चढ़ चुका था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बुक्स वेयर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि इतना ज़्यादा लोगों को किताब का बुखार चढ़ गया था, पढ़ने का शौक चढ़ गया था कि किताब का मेला ही लगा दिया जाता था। लो भाई किताब का मेला लगा हुआ है, जो आपको पढ़ना है पढ़ो, है कि नहीं। चलिए ये चीज़ था अलग अलग जगहों पर। आगे, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटेन मनुस्क्रिप्ट्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। देखिए अभी भी जो यूरोप में बात हम लोग कर रहे हैं, जो कि हमने पहले दूसरे और तीसरे पॉइंट में अभी हम लोगों ने बात किया, वो केवल और केवल हाथ से बना हुआ बुक है। यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का मशीन का नहीं है रोल, ये केवल हाथ से बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब मार्को पोलो जी ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर गए होंगे इटली, वैसे ही वो पूरे यूरोप में क्या हो गया होगा, फैल गया होगा। तो लोगों को लगा कि अरे भाई ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो वो लोग क्या करने लगे, बड़े लेवल पर लिखने लगे और बुक को वो लोग पब्लिश करने लगे। तो इतना ज़्यादा वो लोग बुक को पब्लिश कर दिए कि किताबों का मेला ही लगा दिया जा रहा है, ताकि लोग आए किताबों को खरीदें। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, यूरोप बहुत ही विकसित है शुरू से और अभी भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर, तो जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ता चला गया, वैसे वैसे बुक का भी ज़रूरत जो है वो बढ़ता चला गया, है ना। बुक लोग चाहते थे कि बुक हमको ज़्यादा लेवल पे मिले ताकि हम पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर वेयर मोर एम्प्लॉयड बाय बुक सेलर्स। अब देखिए स्क्राइब्स कौन लोग होते हैं मालूम है। स्क्राइब्स बेसिकली हम लोग कहते हैं लेखक को, यानी कि जो कि थोड़ा बहुत किताब उताब लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, बात समझ रहे हो। यानी कि स्क्राइब्स बेसिकली हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि किताब उताब थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा समय अपना बिताते हैं, तो उसको हम लोग स्क्राइब्स कहते हैं। और स्किल्ड हैंड राइटर मतलब कि ऐसे लोग जो कि किताबों को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं देख देख के, ऐसे लोगों का जो है उस समय पे डिमांड क्या हुआ, यूरोप में बढ़ने लगा। किनके द्वारा बढ़ाया जाने लगा, बुक सेलर्स के द्वारा। यानी कि जो आदमी किताब बेच रहा है ना, वही 50-60 आदमी को बैठा के रखा हुआ है कि भाई तुम ना इस
को देख के बस इसमें क्या करते जाओ, छापते जाओ, यानी कि उतारते जाओ, कॉपी करते जाओ, कॉपी करते जाओ, कॉपी करते जाओ, हो जाएगा। उसको सील के हमको दे देना, हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पर जाकर बेच देंगे। तो उस समय पे एक दुकानदार जो है ना, कम से कम 50-60 आदमी को अकेला रोजगार देता था कि तुम मेरे लिए बस क्या करो, एक तुमको हम किताब दे दे रहे हैं, बस इसी को देख देख के क्या करते जाओ, छापते जाओ। छापने का मतलब यहाँ पे मशीन में घुसा के नहीं, क्योंकि मशीन तो उस समय पे था नहीं, है ना। तो बस क्या करो, उसको देख के कॉपी हाथ से लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जैसे हम लोग करते हैं ना कि यदि किसी दिन क्लास में नहीं गए तो हमारा कुछ छूट गया, तो हम लोग फ्रेंड का कॉपी लेते हैं, उसको अपने से कॉपी कर लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं। वही चीज़ वहाँ पे हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्ड फॉर वन बुक सेलर। सोचो, जो जैसा कि हमने अभी आपको कहा है ना, कि मतलब एक किताब बेचने वाला जो आदमी है वो कम से कम 50-50 आदमी को अकेला रोजगार दे रहा है। बात समझ आ रही है? यानी क्यों रोजगार दे रहा है? क्योंकि डिमांड बुक का ज़्यादा है, बुक का डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है किताब क्या होगा, ज़्यादा बिकेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मीनिंग ऑफ स्क्राइब, चलो यहाँ पे स्क्राइब का मतलब भी हमने लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है देखिए, स्क्राइब्स वर स्किल्ड पर्सन हु यूज टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिशर्स। मतलब कि एक ऐसा आदमी होता है जो कि बड़ा ही स्किल्ड होता है, यानी कि इसके पास बहुत ही तजुर्बा होता है, और ये बेसिकली लिखने का काम करते हैं अपने पब्लिशर के लिए, यानी कि जिसके लिए काम कर रहा है उसके लिए केवल और केवल लिखने का काम करते हैं अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना ड्रॉबैक ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स में। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब हो गया कि वैसा लेखन जो कि हाथ से लिखा जा रहा है, लेकिन इसका ना कुछ ड्रॉबैक है, यानी कि कुछ कमी है, कुछ बुराई है इसके बारे में। क्या बुराई है इसके बारे में जानते हैं, ध्यान से देखिए। मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। देखिए, लोगों को बुक चाहिए था, लोग लिख भी रहे थे, है ना, यानी कि एक दुकानदार 50-50 आदमी को बैठा के लिखवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के डिमांड को पूरा नहीं किया जा पा रहा था। बात समझ में आ रही है? मतलब कि लोगों का डिमांड क्या है, बुक को लेकर ज़्यादा है, वो कह रहा है कि हमको बुक दो, बुक दो, बुक दो, लेकिन ये बुक समय पे दे ही नहीं रहा है। अब देखो भाई, आदमी आपने बैठा के रखा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 5 मिनट में कॉपी करके दे देगा, नहीं, हाथ से लिख रहा है, समय तो लगेगा लगेगा, है ना। तो वो बढ़ते हुए डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, जो कि हाथ से लिखा जा रहा था। लेकिन वही यदि मशीन होता तो एक बार मशीन में डालो, पूरा प्रिंट होकर बाहर निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर पूरा बुक, है ना। खैर वो चीज़ उस समय पे नहीं था। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। सही बात है, यदि आप कॉपी कर रहे हैं, एक मटेरियल को देखकर कॉपी कर रहे हैं, बुक बना रहे हैं, यानी कि छापने का काम जो आप कर रहे हैं हाथ से, वो क्या होता था, बेसिकली एक्सपेंसिव होता था, महंगा पड़ता था। क्योंकि भाई देखो, आपके लिए आदमी बैठ के किताब लिख रहा है, पूरा समय अपना उसमें लगा रहा है, तो आप उसको पैसा तो देंगे ना, मजदूरी तो अपना देंगे ना उसको। यदि नहीं देंगे तो कोई आदमी क्यों आपके लिए किताब को लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, है ना। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, साथ ही साथ लेबोरियस, यानी कि मेहनत वाला काम ज़्यादा था, लिखते रहो बैठ के, एकदम लिखते रहो, इस प्रकार का। एंड टाइम कंज्यूमिंग, सबसे बड़ी बात, टाइम ज़्यादा लगता था। एक किताब को लिखना वो भी हाथ से आसान बात नहीं होता है कि नहीं। तो ये चीज़ था उसका ड्रॉबैक। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड इजिली। मतलब कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, जो जिसको कि हम लोग हाथ से लिखते थे, वो थोड़ा सा फ्रेजाइल होता था, मतलब कि कमज़ोर होता था। जैसा कि हमने आपको कहा कि कौन सा टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक, वुड ब्लॉक यानी कि रहेगा पेपर का जैसा, लेकिन होगा किसका, लकड़ी का। तो उसको थोड़ा सा यदि आप मोड़ेंगे ना तो वो टूट जाएगा, इस प्रकार का उस समय पे होता था। तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होता था, साथ ही साथ ऑकवर्ड लगता था, यानी कि देखने में थोड़ा सा भद्दा लगता था, है ना। कहीं पे खुरदरा टाइप का है, कहीं पे इधर से कटा हुआ है, इस प्रकार का लकड़ी के साइन दिख रहे हैं, इस प्रकार का वो चीज़ होता था, यानी कि ऑकवर्ड थोड़ा सा लगता था हैंडल करने में। एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड इजिली, जिसको कि हम लोग साथ में लेकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, थोड़ा सा मुश्किल वाला बात था हमारे लिए। तो ये सारा कुछ हमारा हो गया ड्रॉबैक किसका, मैन्युस्क्रिप्ट का। एक और ड्रॉबैक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर बिग एंड हैवी, थोड़ा सा बड़ा होता था, थोड़ा सा भारी भी होता था, ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी का है भाई, तो थोड़ा सा भारी तो होगा ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए उसके बाद फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज यूज्ड इन यूरोप फॉर डिफरेंट पर्पजेज। यानी कि मार्को पोलो ने जो चाइना से वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी लेकर गए थे, वो इटली, बाद में पूरे यूरोप में फैल गया, उनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता था यूरोप में। क्या क्या था भाई, देख लो जरा ध्यान से। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, यानी कि यदि कपड़ों को डिजाइन करना है तो उसमें वुड ब्लॉक का ही कॉन्सेप्ट चलता था।
है ना, यानी कि लकड़ियों पे बना के इस प्रकार का चलता था उस समय पे। प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना है तो उस पर भी जो होता था वो वुड ब्लॉक के ऊपर ही होता था, यानी कि लकड़ी का जो पन्ना होता था उसी के ऊपर हमारा ताश भी बनता था, उसी के ऊपर हम लोग खेलते भी थे, उसी का बनाकर बेसिकली। एंड रिलीजियस पिक्चर्स विथ सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट, यानी कि कुछ धर्म के बारे में लिखना हो तो वो सब कुछ भी हमारा जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही होता था। देखिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है ना, बार बार वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, इसका मतलब केवल और केवल आपको यह समझना है वुड ब्लॉक का मतलब कि वो होगा पेपर के जैसा, लेकिन बना हुआ वो पेपर किससे होगा, लकड़ी से। जैसे हम लोग आज पेपर इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसा पेपर नहीं, ऐसा पेपर नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा लकड़ी के कलर का जैसा, और यदि आप उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे तो वो जल्दी आपका टूट जाएगा, इस प्रकार का होता था। तो सब कुछ उस समय पे उसी टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, लेकिन बाद में यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतना गर्दा वाला छा गया कि उसका कंपटीशन कोई कर ही नहीं पाया। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। लेकिन हाँ, एक और चीज़ हमारा यहाँ पे है, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि यूरोप में अभी भी जो है मशीन वाला प्रिंट मशीन नहीं आया है, लेकिन अब आने वाला है प्रिंटिंग प्रेस। देखो अब क्या है, जॉन गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। सोचिए मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि जॉन गुटेनबर्ग कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया, वो भी 1413 में। जर्मनी में क्या होगा बेसिकली, लेकिन बाद में पूरे यूरोप में फैल गया होगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में किसने डेवलप किया, जॉन गुटेनबर्ग ने किया। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। कब किया, 1430s में किया। ठीक है ना। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग जॉन गुटेनबर्ग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और उसके प्रिंटिंग प्रेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।